चलिए दोस्तों, आज से आपको फर्स्ट वीडियो साइंस का डाल रहे हैं। साइंस में चूँकि 4 टॉपिक हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। तो जूलॉजी में जो मुख्य पोर्शन है वो ह्यूमन बॉडी का है। ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं साइंस में। तो ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये कंकाल तंत्र है। विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। तंत्रों से लेकर के या ह्यूमन बॉडी से लेकर के ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जो तंत्र है वो मुख्य रूप से है सर्कुलेटरी। तो पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में जान लीजिएगा। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके आगे फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों, श्वसन गैसों, उत्सर्जी पदार्थों और हार्मोन्स का संवहन करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों, श्वसन गैसों में दो ही होंगी, एक तो ऑक्सीजन होगी और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। श्वसन गैसों, उत्सर्जी पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, यूरिया भी होगा और अमोनिया भी होगा। इनका और हार्मोन्स का परिवहन करना होता है। परिवहन करने का मतलब होता है संवहन करना होता है। तो मतलब ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों, श्वसन गैसों, उत्सर्जी पदार्थों और हार्मोन्स का संवहन करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र को, जो परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण तंत्र को माध्यम के आधार पर दो भागों में बांट लिया जाता है। माध्यम के आधार पर दो भागों में बांट लिया जाता है। एक भाग तो है वाटर वास्कुलर सिस्टम। कौन सा? वाटर वास्कुलर सिस्टम, शॉर्ट में लिख दिया है। दूसरा है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? माध्यम के आधार पर। जलीय वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, वो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है। मतलब विश्व में कुछ जीव जंतु ऐसे होंगे जिनमें वाटर के माध्यम से इनका संवहन होगा। किसके माध्यम से? वाटर के माध्यम से पोषक तत्वों, श्वसन गैसों, उत्सर्जी पदार्थों और हार्मोन्स का संवहन, मतलब एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचना किसके माध्यम से होगा? वाटर के माध्यम से होगा। इसके अलावा कुछ जंतु ऐसे होंगे जो किसके माध्यम से होगा? ब्लड के माध्यम से होगा। वाटर वास्कुलर वाले जो कुछ एनिमल हैं, जैसे अमीबा हुआ, ठीक है, एक तो अमीबा हुआ, कुछ स्पंज होते हैं, स्पंज हुआ, हाइड्रा हुआ और एक स्टार फिश। ये जीव जंतु ऐसे हैं जिनमें कौन सा सिस्टम पाया जाता है? अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, स्टारफिश, इनमें कौन सा सिस्टम पाया जाता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। मतलब इन जंतुओं में इनका परिवहन किसके माध्यम से होता है? जल के माध्यम से होता है। इनको छोड़ दीजिएगा, विश्व में जितने एनिमल होंगे, ठीक है, ऑल जो एनिमल होंगे, उनमें कौन सा सिस्टम पाया जाएगा? उनमें ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो हमें ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में ही आपको जानकारी देनी है। तो जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको जानकारी देनी है। रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज हुई थी
सबसे पहले विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक है, ठीक है, विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक हैं। तो अब जानना है ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम यानी कि वीवी एस ब्लड वास्कुलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में जानकारी आपको देना है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले किसने दी थी? विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक हैं। कौन है? विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक हैं। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी और इनका जो अध्ययन जंतु था वो स्नेक था, यानी कि सांपों में इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था। अध्ययन क्या है इनका? सांपों में इन्होंने सबसे पहले ब्लड वास्कुलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त परिसंचरण तंत्र को हम 3 भागों में से बांट लेते हैं। 3 भाग कौन कौन से होंगे? फर्स्ट पार्ट में आपको जानना है ब्लड, दूसरे पार्ट में जानना है हार्ट के बारे में जानना है, और तीसरा पार्ट होगा वो ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स होते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में बांट लिया जाता है? 3 भागों में बांट लिया जाता है। ब्लड यानी कि रक्त, हार्ट यानी कि हृदय, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां का मतलब होगा इसमें 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां आएंगी। एक तो आएगी धमनी, ठीक है, धमनी होंगी, और दूसरी सिराएं होंगी। इनके बारे में आपको जानकारी आगे दे दी जाएगी। तो फर्स्ट राउंड में आपको जानना है ब्लड के बारे में कि ब्लड है क्या। तो ब्लड जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड के बारे में आपको पहले जानकारी देनी है कि ब्लड है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में आपको ब्लड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ब्लड, रक्त या ब्लड। तो रक्त या ब्लड एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक। क्या है ब्लड? तरल संयोजी ऊतक। अर्थात यदि हम ब्लड को डिफाइन करें, शरीर में जो सिरा होते हैं, धमनी होती हैं और हृदय होता है, ठीक है, हृदय यानी कि शरीर में धमनी, सिरा, हृदय में तरल संयोजी ऊतक के रूप में बहने वाला पदार्थ है जो मुख्य रूप से पोषक तत्वों, श्वसन गैसों और उत्सर्ग हार्मोन्स और उत्सर्जी या जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे उनको उत्सर्जी अंगों तक भेजने का इसका कार्य होता है, ब्लड कहलाता है। यानी कि शरीर में वाहिकाओं, हृदय में बहने वाला तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में हार्मोन्स, श्वसन गैसों और उत्सर्जी पदार्थों, पोषक तत्वों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है, ब्लड कहलाता है, ठीक है। तो ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो हृदय, धमनी और सिराओं में बहने वाला होता है और ब्लड कहलाता है। ब्लड जो ब्लड होता है तरल एक संयोजी ऊतक है। अब इस ब्लड को देखिएगा, ब्लड तरल संयोजी ऊतक तो है, ठीक है। ब्लड जो होता है वो 5 से 6 किलोग्राम ब्लड पाया जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति में जिसका वजन कितना हो? 70 किलोग्राम हो और 6 फीट लंबाई हो। ये डाटा है। 5 से 6 किलोग्राम ब्लड पाया जाता है। लीटर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम लिखा है। 5 से 6 किलोग्राम ब्लड पाया जाता है किसमें? एक स्वस्थ मनुष्य में जिसका वजन 70 किलोग्राम, लंबाई कितनी हो? 6 फीट लंबाई हो। तो 5 से 6 किलोग्राम ब्लड पाया जाता है। जो ब्लड का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अभी और आगे जाकर के आपको जानकारी देंगे। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन ऑक्साइड,
हीमोग्लोबिन होगा ब्लड में, ब्लड होगा आरबीसी में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल है, आरबीसी के कारण लाल है, और लोह ऑक्साइड के कारण भी ब्लड का रंग लाल होता है। आरबीसी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको एक डिटेल जानकारी दे देंगे। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। जो ब्लड का पीएच मान है, ब्लड का पीएच मान सदैव स्थिर रहता है। पीएच वैल्यू कितनी है? 7.4, इसको याद रखना 7.4। और जो 7.4 वैल्यू है, ये इसका माध्यम कैसा है? क्षारीय माध्यम है। तो ब्लड का माध्यम क्षारीय होता है। क्यों? इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। और यह एक बफर सॉल्यूशन भी है। क्या है? एक बफर विलयन भी है। यह एक बफर विलयन भी है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी रहती है? सदैव क्या रहती है? इसकी पीएच वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी कि स्थिर रहती है। यदि किसी व्यक्ति का पीएच वैल्यू जो क्षारीय माध्यम है, यदि अम्लीय माध्यम इसका हो जाए, ठीक है, मतलब वैल्यू किससे हो जाए? 7 से कम हो जाए, तो माध्यम अम्लीय होने पर, किसका माध्यम? ब्लड का माध्यम अम्लीय होने पर उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 7.4 है, ये कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, बफर सॉल्यूशन है। यदि इसकी वैल्यू अम्लीय हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। और जो कांस्टेंट रहता है, इस 7.4 जो इसकी स्थिर वैल्यू रहती है, वो सोडियम बाई कार्बोनेट एक यौगिक है। सोडियम बाई कार्बोनेट के कारण इसकी वैल्यू स्थिर रहती है। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 स्थिर रहता है। किसके कारण? सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 के कारण इसकी जो वैल्यू रहती है, ठीक है, वो स्थिर रहती है। वो सोडियम बाई कार्बोनेट के कारण होती है। चूंकि 5 से 6 किलोग्राम हो गया, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग हो गया, पीएच वैल्यू 7.4 है, माध्यम क्षारीय अम्लीय होने पर मृत्यु हो जाएगी। यह एक बफर विलयन है। क्यों? इसका स्थिर मान 7.4 रहता है। किसके कारण? सोडियम बाई कार्बोनेट के कारण इसका वैल्यू 7.4 रहती है। तो 7.4 रहती है। क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड को 2 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो आगे दूसरा भाग देखिएगा। जो ब्लड होता है उसे माध्यम के आधार पर, किसके आधार पर? माध्यम के आधार पर ब्लड को कितने भागों में बांटा जाता है? ब्लड 2 भागों में ऐसे बांट लीजिएगा। जो ब्लड के 2 भाग होते हैं, एक भाग तो होता है फ्लड वाला पार्ट होता है, या द्रवीय भाग होता है जो 55% होता है। और जो दूसरा भाग होता है वो सॉलिड वाला पार्ट होता है। कौन सा? सॉलिड वाला पार्ट होता है। और सॉलिड वाला पार्ट कितना होता है? 45% होता है। आगे आपको जो भी डाटा, कहीं भी हम डाटा लिखवाएं ब्लड के, वो डाटा किस में होंगे? 100 ml ऑफ ब्लड में आपको डाटा दिए जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। जो भी हम आपको डाटा लिखवाएंगे, किस में लिखवाएंगे? 100 ml ऑफ ब्लड में डाटा लिखवाए जाएंगे। जो फ्लड वाला पार्ट है, फ्लड वाले पार्ट कितना है? ये 55% है। 55% में क्या क्या पाया जाएगा वो आपको जानना है। और जो 45% पार्ट है, इसमें क्या क्या पाया जाएगा? पहले इस 45% वाले भाग को देख लीजिएगा। इसमें आरबीसी है, इसमें डब्ल्यूबीसी है, और इसमें प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं, ये प्लेटलेट्स। तो सॉलिड वाले पार्ट में कौन कौन से भाग हैं? ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स सॉलिड वाले पार्ट में, व्हाइट ब्लड कार्पल सॉलिड वाले पार्ट में, प्लेटलेट्स सॉलिड वाले पार्ट में। यानी कि ये हैं क्या? जो कार्पल्स होती हैं, कणिकाएं, ये कार्पल्स हैं, ठीक है, ये कार्पल्स हैं। कार्पल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये भाग कौन सा हो गया है? सॉलिड वाला पार्ट हो गया है। फ्लड वाले पार्ट में आएगा तो फ्लड वाले पार्ट में फर्स्ट भाग तो होता है प्लाज्मा, दूसरा वाला भाग जो होता है वो साल्ट इसमें घुले होते हैं, तीसरा वाला भाग होता है इसमें
ग्लूकोज घुला होता है, ठीक है। फिर इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कुछ होती है, कोलेस्ट्रॉल भी इसमें घुला होता है, इसमें यूरिया भी घुला होता है, और कुछ बहुत कम मात्रा में कुछ और लवण इसमें घुले होते हैं। तो फ्लड वाले पार्ट जो द्रवीय भाग है वो किससे मिलकर के बना है? प्लाज्मा, साल्ट, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और यूरिया, ये भाग मिलकर के बनाते हैं क्या? ब्लड का द्रवीय भाग बनाते हैं। और सॉलिड पार्ट में क्या है? कार्पल्स होते हैं। जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, प्लाज्मा वाला जो पार्ट है, प्लाज्मा वाले पार्ट में देखिएगा जल होता है। जल की मात्रा कितनी होती है? 92% होती है। और दूसरा वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है, और ये 8% होते हैं। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का संगठन क्या है? जल और प्रोटीन मिलकर के प्लाज्मा बनाते हैं। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? जल की होती है। जल के अलावा उसमें घुली होती है प्रोटीन घुली होती है। वो कितने परसेंट होती है? 8% होती है। तो प्लाज्मा का संगठन जल और प्रोटीन है, ठीक है। जल और प्रोटीन में मिलकर के प्लाज्मा बनाते हैं। अब जो प्रोटीन होती है वो 4 प्रकार की यहाँ पर इसमें प्रोटीन घुली होती है, ठीक है। ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फर्स्ट जानिएगा एल्बुमिन नाम की एक प्रोटीन होती है। दूसरी नाम की जो प्रोटीन है तो वो ग्लोबुलिन नाम की एक प्रोटीन है। तीसरी नाम की जो प्रोटीन होती है वो प्रोथ्राम्बिन नाम की एक प्रोटीन होती है। फिर उसके अलावा जो लास्ट की प्रोटीन होती है वो फिब्रिनोजेन नाम की एक प्रोटीन होती है। तो प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्राम्बिन और फिब्रिनोजेन, ये 4 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन होती है, ये सबसे छोटी प्रोटीन है जो ब्लड का थक्का जो बीपी में सहायक होती है। ब्लड का थक्का नहीं, बीपी। तो एल्बुमिन क्या है? सबसे छोटी प्रोटीन है जो बीपी में सहायक होती है। ग्लोबुलिन नाम की जो प्रोटीन है ये एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। मुख्य काम क्या है इसका एंटीबॉडी बनाना इसका काम होता है। तो ग्लोबुलिन जो नाम की प्रोटीन है उसका मुख्य कार्य क्या है? एंटीबॉडी बनाना होता है। और जो प्रोथ्राम्बिन नाम की जो प्रोटीन होती है, ठीक है, ये जो प्रोथ्राम्बिन और ये जो दोनों प्रोटीन है ये ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का बनाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग करने का कार्य करती हैं। कौन सी? प्रोथ्राम्बिन नाम की प्रोटीन और फिब्रिनोजेन नाम की प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का बनाती ही है, ठीक है। तो ब्लड का थक्का कौन सी बनाती हैं? प्रोथ्राम्बिन नाम की प्रोटीन और फिब्रिन। चूँकि आपको आगे ब्लड क्लॉटिंग नाम की प्रक्रिया आपको पढ़ाई जाएगी, वो 4 चरणों में होगी, स्टेज बाय स्टेज 4 चरणों में होगी। तो वहाँ पर ये 2 प्रोटीन के नाम आएंगे। तो प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन घुली होती है? एल्बुमिन, ठीक है, जो सबसे छोटी प्रोटीन होती है, बीपी में सहायक होती है। ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बनाएगी तो निश्चित है कि ये प्रतिरक्षा करने का कार्य करती होगी। प्रोथ्राम्बिन और फिब्रिनोजेन नाम की जो प्रोटीन है ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो आपको जस्ट इसी के आगे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है।